गरीब बहू के एक कमरे में आई 500 टन। अनुराधा अपने एक कमरे में ब्लू स्टॉप पर हवा भर रही थी, जिसके चलते वो अपने आप से कहती है, ये कहाँ आकर फंस गई हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता। इस घर में तो गरीबी का नामो निशान ही नहीं मिट रहा। जब से आई हूँ तभी से ब्लू स्टॉप में हवा पर हवा भरती जा रही हूँ। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये सब तो चलता ही रहता है। जिंदगी में इन छोटी मोटी चीजों के चलते अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो। अनुराधा ये सुनते ही रोने लगती है और रोते हुए अपनी सास से कहती है, सही कह रही हो माँ जी। जब से इस घर में आई हूँ ना, तो मुझे इस घर का सुख मिला है और ना ही अपने पति का। मेरा पति तो मेरा ही नहीं, कौन सी हवा में घूम रहा है और मुझे इस ब्लू स्टॉप में हवा भरने के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। मेरी जिंदगी तो नर्क से भी बदतर हो गई है माँ जी। अनुराधा अपनी किस्मत को लेकर रो ही रही थी कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर उसका पति आकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ में 5 बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां खड़ी होती हैं। अरे लगता है आज आपके साथ कोई मेहमान आया है। अरे पागल हो गई है क्या? ये कोई मेहमान नहीं है बल्कि मेरी पत्नियां हैं। ये 5 मेरी पत्नी हैं, समझी? अगर ये मजाक है तो ये गंदा मजाक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन 5 को अभी के अभी इनके घर भेज दीजिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कलेश हो जाएगा। ये सुनते ही अनुराधा हैरानी से अपने पति को देखने लगती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे बेटा, ये सब क्या चल रहा है? वैसे ही हमारा एक कमरा है जिसमें हम सभी को एक साथ गुजारा करना पड़ता है, और उसमें से भी तू इन 5 लड़कियों को लेकर आया है। ये तूने क्या किया बेटा? देखो माँ, हमारे बीच में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इन 5 से बहुत प्यार करता हूँ। आप तो जानती ही हो, ये औरत मुझे इस घर में जीने ही नहीं देती। अब मेरी पसंद की 5 लड़कियां इस घर के अंदर रहेंगी, जिनके साथ मैं आराम से रहूंगा। एक तो मेरी जिंदगी ये ब्लू स्टाफ में हवा भरते भरते गुजर ही रही थी, ऊपर से तुमने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा हवा का झोंका लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन्हें इस घर में रुकने दूंगी? इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहने के बाद अनुराधा फौरन अपने पास पड़ा हुआ एक डंडा उठाती है और अपनी 5 सौतनों को मारने के लिए उनके ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन विपिन ऐसा करने से उसे रोक लेता है और कहता है, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी 5 सौतन के ऊपर हाथ उठाओगी और मैं चूड़ी पहना खड़ा रहूंगा? अरे ये मेरी पत्नी है, मेरी आज से इसी घर में रहेंगी ये। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बात को मानना होगा, नहीं तो तुम इस घर से जा सकती हो। अपने पति के ऐसे कठोर शब्द सुनते ही अनुराधा रोने लगती है। तभी उसकी 5 सौतन कहती है, ये सब चल क्या रहा है जी? मुझे तो बहुत थकान हो रही है, मुझे आराम करना है। ओहो, एक कमरे में हमारा गुजारा कैसे होगा और कैसे तो आज की रात गुजरेगी? अजी, आज तो हमारी सुहागरात है ना, फिर इस एक कमरे के ससुराल में हमारी सुहागरात कैसे बनेगी? उफ, ये गर्मी! आपके यहाँ तो गर्मी भी बहुत है। ये पंखा चल भी नहीं रहा, मर मर के चल रहा है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हारी ये नालायक पत्नी ब्लू स्टाफ पर सिर्फ हवा ही भरती रहती है, या फिर कुछ खाना भी बनाती है। ये सुनने के बाद विपिन कहता है, एक कमरे के ससुराल में भले ही एक कमरा और 4 दीवारी होंगी, लेकिन मेरी जान, मेरी डार्लिंग, तुम 5 को मैं एक उंगली भर भी दिक्कत महसूस नहीं होने दूंगा। चलो अनुराधा, जल्दी से मेरी प्यारी सी पत्नियों के लिए बढ़िया सा बिस्तर लगाओ जिस पर वो आराम कर सके। न चाहते हुए भी अनुराधा को कमरे के अंदर अपनी सौतनों के लिए बिस्तर लगाना पड़ता है, जिसके चलते विपिन अपनी 5 पत्नियों के साथ उस बिस्तर पर आराम से पसर जाता है और अनुराधा से कहता है, अरे यार, भूख तो मुझे भी लग रही है। अरे ओ, सुनती हो या नहीं? तुमने खाने के लिए कुछ बनाया है या नहीं? अगर नहीं बनाया तो फटाफट मेरे लिए खाना बनाओ और खिलाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे खाना क्या अपने मुंह से बना दो? खाने के लिए घर में राशन ही नहीं है। तुम्हें तो मेरी सौतनों से फुर्सत मिले तभी तो घर के अंदर देखोगे ना। अनुराधा की बात सुनने के बाद विपिन दुकान से जाकर राशन का सामान लेकर आता है और अनुराधा को खाना बनाने के लिए कहता है, जिसके बाद अनुराधा खुद अपने हाथों से ब्लू स्टॉप पर खाना बनाती है और अपनी 5 सौतनों को दे देती है। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है, जिसके बाद विपिन की 5 पत्नियों में आई एक कहती है, जी आप ही बताओ, अब इस कमरे में हमारा गुजारा कैसे होगा? यहाँ तो लगता है सबके सामने ही सब कुछ करना पड़ जाएगा। अरे मेरी जान, परेशान क्यों होती हो? इस कमरे के बीच में एक पर्दा लग जाएगा, जिसके बाद इस पर्दे के इस तरफ हम सभी रहेंगे और इस पर्दे के उस तरफ इस घर की बेचारी अबला नारी, जो कि मेरी पत्नी नहीं बल्कि इस घर की नौकरानी है, वो मेरी माँ के साथ रहेगी।
विपिन ऐसा कहने के बाद कमरे के बीचों बीच एक पर्दा टांग देता है। देखते ही देखते रात के समय अनुराधा को अपने पति की खिलखिलाने की आवाज आने लगती है। अरे तुम पांचों ने तो मेरी रात रंगीन बना दी, इतना हंसा रही हो क्या बताऊं। अरे मेरे तो गाल भी दर्द करने लगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए इन मच्छरों का क्या होगा? इन मच्छरों ने मुझे काट काट कर लाल कर दिया है। मुझे तो लगा था सुबह तक आप मुझे लव बाइट्स दोगे, लेकिन इन मच्छरों ने कोई जगह नहीं छोड़ी। ये सारी बातें सुनने के बाद अनुराधा अपने मन ही मन सोचती है, कैसा नालायक है ये आदमी। इसने आज तक तो मुझे एक भी लव बाइट्स नहीं दी और इन्हें तो भर भर कर दे रहा है। ऐसे आदमी को तो मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उस रात भर अनुराधा को अपने पति और उसकी 5 नई पत्नियों की हंसी ठिठोली की आवाज आती रहती है, जिसके चलते वो पूरी रात में सही से सोती ही नहीं है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो समय से उठ जाती है और घर की साफ सफाई में लग जाती है। तभी उसकी सौतन उससे कहती है, अरे आराम से काम कर रही हो, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ताकि हम कुछ खा पी कर अपने ऑफिस निकल सके। और सुनो, अपने इस ब्लू स्टोव पर मेरे लिए ग्रीन टी भी बना देना। मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में पीने की आदत है। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ की नौकरानी लगी हूँ ना, जो तुम्हारे सारे काम सुनूंगी। अनुराधा की आवाज सुनते ही उन पांचों के तन मन में आग लग जाती है, जिसके चलते वो पांचों एक साथ मिलकर अनुराधा को मारना पीटना शुरू कर देती है। अरे बस करो, क्यों सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा कर रही हो? ये घर तुम सभी का है, इसमें बिल बांट कर रहो। ये मेरी किस्मत में लिखा था। शायद आप मेरे सामने मेरी 5 सौतन को ले आए और ऊपर से इस कमरे के भीतर हमें गुजारा करना पड़ रहा है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। आप अपनी नई पत्नियों के साथ खुशी से यहाँ रहिए, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अनुराधा ऐसा कहकर अपना सामान पैक करती है, जिसके बाद वो घर छोड़कर निकल जाती है और खुदकुशी करने की सोचती है। वो सड़क पर चलते हुए एक ट्रक के सामने आने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए उठती है। उसके चेहरे पर पसीना होता है, जिसके बाद वो रोने लगती है। ये मैंने क्या किया? मैंने खुद को मार दिया। अब मैं अपने विपिन जी से कभी नहीं मिल पाऊंगी और वो तो मेरी 5 सौतनों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे होंगे। अनुराधा के रोने की आवाज से विपिन नींद से जाग जाता है और उससे कहता है, अरे भाग्यवान, तुम नींद से जाग गई। अच्छा हुआ, चलो जाओ मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर ले आओ। अनुराधा ये देखकर हैरान रह जाती है और अपने आप से कहती, ये सब एक सपना था। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इसका मतलब मेरा पति मेरे लिए कोई सौतन नहीं लेकर आया। हे रब्बा, मेरा पति कितना अच्छा है। आज मैं इनको बढ़िया सी चाय बनाकर पिलाऊंगी। अनुराधा फौरन रसोई में जाती है और अपने पति के लिए अच्छा सा नाश्ता और प्यारी सी कॉफी बनाकर लाकर देती है। इतना प्यार पहली बार अपनी पत्नी का देखकर विपिन हैरान रह जाता है। अरे आज तो तुम इतनी खुश हो कि तुमने मेरे लिए इतना सारा लंच भी बनाया है और साथ में मेरे लिए टेस्टी कॉफी भी बनाई है। आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे? बस मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था। एक कमरे के सपने ने मेरी आंखें खोल कर रख दी। आज के बाद मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही खुश रहूंगी। उस दिन के बाद से वो अपने पति के साथ अच्छे से रहने लगती है। वहीं अपनी पत्नी का इतना अच्छा बर्ताव देखकर विपिन भी खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। आलोक अपने माता पिता दर्पण, दामिनी, छोटा भाई अमर और बहन कविता के साथ एक बड़े से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रहा था। आलोक के परिवार में केवल आलोक ही एकमात्र कमाई का जरिया था। वो एक कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन सवेरे, कविता जल्दी से टिफिन ले आओ, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। भाई मुझे 5,000 रुपए दीजिए ना, आज मैं दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहा हूँ। आलोक अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाल कर अपने छोटे भाई अमर को दे देता है। सच में आप बहुत अच्छे हो आलोक भाई, मैं जब भी आपसे पैसे मांगता हूँ आप बिना कुछ बोले पैसे दे देते हो। इतना कहकर अमर घर से चला जाता है। आलोक भैया मुझे भी पैसे चाहिए। कविता माँ से ले लेना। आलोक बेटा, इन लोगों को पैसे मत दिया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये अमर को अपनी कंपनी में कोई काम में लगा दो। सारा दिन बस आवारागर्दी करता रहता है। पिताजी धीरे धीरे समझ जाएगा अमर अपनी जिम्मेदारी। इतना कहकर आलोक अपने काम पर चला जाता है। सच में आलोक हम सबका कितना ख्याल रखता है ना। अकेले काम करके इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कर रहा है। आज उसी की कमाई से हम अपना पेट भर रहे हैं। दामिनी, मुझे लगता है अब हमें कोई अच्छी सी लड़की देखकर आलोक की शादी करवा देनी चाहिए ताकि वो भी अपने जीवन में खुश रह सके। हाँ, आप सही कहते हो। मैं भी काफी दिनों से यही सोच रही हूँ।
अब कुछ ही दिनों में आलोक की शादी एक निशा नाम की लड़की से हो जाती है। निशा बेहद लालची और घमंडी किस्म की लड़की थी। निशा ने कुछ ही दिनों में ही अपने ससुराल के माहौल को पढ़ लिया था। एक दिन सवेरे, आलोक, आपके भाई अपना जेब खर्च भी आपसे ही लेते हैं? निशा, अमर कहाँ कोई काम करता है, इसीलिए मैं उसे पैसे देता हूँ। आपके भाई जवान हो चुके हैं, उन्हें शर्म नहीं आती आपसे पैसे मांगते हुए? उन्हें तो काम करके आपका साथ निभाना चाहिए, पर नहीं, वो तो खुद आप पर बोझ बनकर बैठे हैं। अब आपके जीवन में मैं भी आ चुकी हूँ, आने वाले समय में हमारे बच्चे भी आएंगे। अगर आप अपनी कमाई इसी तरह अपने परिवार में लुटाते रहेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेंगे? धीरे धीरे अमर भी अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगा निशा। आपके परिवार वाले ना बस आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह अपनी आंखें बंद करके रखेंगे ना तो देखना, आपके परिवार वाले जीवन भर इसी तरह आप पर बोझ बने रहेंगे। इतना कहकर निशा रसोई में चली जाती है और आलोक अपने काम पर चला जाता है। वैसे निशा की बात सही है, मैं जितना पैसा कमाता हूँ वो सारा पैसा तो घर खर्च में चला जाता है। ऊपर से अमर भी कोई काम नहीं करता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमर तो कोई काम ही नहीं करेगा। निशा ने आते ही आलोक को उसके परिवार के खिलाफ बहकाना शुरू कर दिया था। इधर निशा के पास दामिनी आती है। बहू, कविता को आलू के पराठे खाने हैं, जरा उसके लिए आलू के पराठे बना दो। माँ जी, कविता बहन को पराठे खाने हैं ना तो उनसे कहना खुद आकर बना ले। मैं आपके बेटे की तरह दयावान नहीं हूँ जो सबकी सेवा करती रहूं। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? वो तुम्हारी ननद है। ननद है तो क्या सर पर बिठा लूं? जीवन भर तो आप सब मेरे पति की कमाई खा रहे हो और अब मुझे भी इस घर में नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। जाओ, मुझे नहीं करना इस घर में काम। इतना कहकर निशा अपने कमरे में चली जाती है। निशा की जली पिटी बातें सुनकर दामिनी हैरान हो जाती है। ये बहू को क्या हुआ? इसका बर्ताव अचानक से बदल कैसे गया? निशा सारा दिन कमरे में ही बैठी रही। उसने एक काम तक नहीं किया। शाम का समय था, तभी आलोक घर आता है। उस समय निशा अपने बेड पर लेटी हुई थी। क्या बात है निशा, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? आलोक, सारा दिन घर का काम करके इतनी थकान हो गई है ना कि पूरा बदन दर्द करने लग गया है मेरा। निशा, मैं कविता से कहता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगी। कोई बात नहीं आलोक, वो तो बेचारी कुछ ही दिनों में अपने ससुराल चली जाएगी, उन्हें क्यों परेशान करना। निशा, तुम कितनी अच्छी हो, कितना ख्याल रख रही हो तुम सबका। आलोक निशा की झूठी बातों में आ चुका था। थोड़े समय बाद आलोक नीचे आता है। भाई, भाभी क्या इस घर में आराम करने आई है? सवेरे से घर का सारा काम मैंने और माँ ने किया। भाभी सवेरे से अपने कमरे में जाकर बैठी है, वो इस घर में एक काम तक नहीं कर रही हैं। तभी निशा कमरे से बाहर आती है। क्यों झूठ बोल रही हो कविता? सारा दिन काम करके निशा की हालत खराब हो गई और तुम कहती हो उसने कोई काम नहीं किया। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? झूठ मत बोल निशा बहू। देखो आलोक, यह है तुम्हारा परिवार, सारा दिन मुझसे घोड़े की तरह काम करवा लिया और अब झूठ बोल रहे कि मैंने कोई काम नहीं किया। माँ, क्यों झूठ बोल रही हो आप? जब से निशा इस घर में आई है तब से वो इस घर में काम कर रही है। अगर आप सबको मुझसे इतनी ही शिकायत है तो अब इस घर का बंटवारा कर दीजिए। मैं और मेरे पति अब अलग हो रहे हैं। वैसे भी मेरे पति ने कोई ठेका नहीं लिया जो अकेले काम करके तुम सबका पेट भरे। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? इस घर का बंटवारा? हाँ पिताजी, निशा सही कह रही है। आखिर मैं अकेला कब तक इस घर की जिम्मेदारी संभालूं? अरे आने वाले समय में मेरा भी परिवार बढ़ेगा, मेरे भी खर्चे बढ़ेंगे। मैं क्या आप सबकी सेवा में लगा रहा हूं? इसीलिए अब इस घर का बंटवारा कर दीजिए, तभी इस परिवार के लोगों की आंखें खुलेंगी और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ठीक है आलोक बेटा, जब तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है। उसी समय दर्पण अपने घर का बंटवारा कर देता है। अब उस घर के अंदर बीच में एक दीवार बना दी जाती है। एक साइड आलोक का था और एक साइड उसके माता पिता कविता और अमर का था। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। दर्पण और उसके परिवार की अब भूखे रहने की नौबत आ चुकी थी। इधर निशा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। देखा माँ, कैसे बहकाया मैंने अपने पति को। झूठ बोलकर मैंने अपने पति को उसके परिवार से अलग कर दिया। तभी आलोक वहां आ जाता है और वो चुपके से निशा की बात सुन लेता है। अपने भोले पति को अपनी बातों में फुसलाना बड़ा ही आसान था माँ। अब आप चिंता ना करिए, बहुत जल्द मैं अपने पति को लेकर आपके पास हमेशा के लिए आ जाऊंगी और उसके बाद मेरा पति कमाता जाएगा और हम खाते जाएंगे। निशा, आलोक को देख निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरे परिवार के खिलाफ मुझे बहकाकर मुझे अपने परिवार से दूर कर दिया तुमने। अच्छा हुआ समय रहते तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया।
निशा, मैं इसी समय तुम्हें अपने रिश्ते से अलग करता हूँ। आज से ना तो मैं तुम्हारा पति हूँ और ना तुम मेरी पत्नी हो। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं आलोक, मुझे अपनी जिंदगी से मत निकालो, मुझे माफ कर दीजिए आलोक। आलोक अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, इस निशा की बातों में आकर मैंने आप सबके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। ये बंटवारा नहीं चाहिए मुझे अपना परिवार चाहिए। मुझे माफ कर दो सब। मेरे बच्चे, तुझे सच्चाई का पता चल गया, यही हमारे लिए बहुत है। सभी आलोक को गले लगा लेते हैं। तभी निशा घुटनों के बल बैठकर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखों पर लालच और घमंड की पट्टी चढ़ चुकी थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं वचन देती हूँ आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो आलोक, मुझे अपना लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती आलोक। निकल जाओ यहाँ से निशा, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। नहीं आलोक बेटा, निशा बहू को माफ कर दे। जब तेरी गलती पर तुझे माफी मिल सकती है तो निशा बहू को क्यों नहीं? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। निशा बहू को माफ कर दे। दामिनी की बातें सुनकर निशा बहुत शर्मिंदा हो जाती है। उसके बाद सब निशा को माफ कर देते हैं। अब निशा अपने ससुराल में एक अच्छी बहू बनकर सबके साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगती है। अखिलेश कपूर की फैमिली शहर में बहुत जानी मानी फैमिली थी, जो कि अमीरों में गिनी जाती थी। सभी मॉडर्न जमाने के ख्यालात के थे, इसलिए घर की औरतें शॉर्ट ड्रेस पहना करती थी। शाम के वक्त वो सब डिनर कर रहे थे, तभी बड़ी बहू कैटरीना कहती है, मॉम, कल शाम को किटी पार्टी है, हमें वहाँ जाना है। वैशाली, आर यू कमिंग? यस भाभी, मैं भी आप दोनों के साथ पार्टी में जाकर एंजॉय करना चाहती हूँ। ओके बहू, कल की पार्टी के लिए मेरे लिए गाउन मंगवा देना। और तुम क्या पहनोगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए मॉम। अरे तुम लोग तो खाने की टेबल पर भी किटी पार्टी की बातें करते रहते हो। अरे थोड़ा भजन कीर्तन के बारे में भी सोचा करो, इतना भी क्या मॉडर्न होना। अरे अखिलेश, यू नो ना, हम मॉडर्न जमाने के फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऊपर से अमीर है, तो किटी पार्टी तो जाना बनता है। यस, आई एग्री विथ यू मॉम डैड। वेल, कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आने में लेट हो जाएगा। आप सबका सही है, कल सब बिजी हो, मैं घर में अकेले रहकर क्या करूंगा, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन एंजॉय करने जा रहा हूँ। वो भी आज रात को ही मैं निकल जाऊंगा। बस तेरी ही कमी थी बोलने की। तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि सब घर पर एक साथ रहो। टाइम स्पेंड तो करना ही नहीं होता सबको एक साथ। ओहो, तुम तो फिर चालू हो गए। जा मेरा राजा बेटा, जाकर ऐश कर। थैंक यू मॉम, आई लव यू। इस तरह सभी डिनर कर लेते हैं। कुछ देर बाद कार्तिक अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन के लिए निकल जाता है, जहां उसे फूल तोड़ती हुई सुनीता मिलती है। उसे देखकर कार्तिक गुनगुनाने लगता है, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, बदन की खुशबू जगाने लगे, जादू होके बेकाबू, दिल खो गया, दिल खो गया। आप बहुत अच्छा गाते हैं। वैसे आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए तुम्हारे लिए गाना गा दिया। वैसे यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और सुंदर सी तुम। अरे कार्तिक, क्या हो गया, किससे बात करने लगा? चल तो घूमना भी है। अरे हाँ, आता हूँ, अभी मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। ये कहकर कार्तिक अपने दोस्त के साथ हिल स्टेशन घूमने के लिए निकल जाता है। वो 3 दिन वहां रहता है और बार बार उसकी मुलाकात सुनीता से हो जाती है, जहां दोनों बहुत बातें करते हैं। सुनीता उसको अपने हाथ के चाय पकौड़े बनाकर भी खिलाती है। जाने से पहले कार्तिक को बहुत अजीब सा लगता है। सुनीता के बिना अपने घर लौटना नहीं चाहता था वो, इसलिए वो सुनीता से शादी करने के लिए पूछता है। उसके परिवार वाले भी मान जाते हैं और उन सबके सामने सुनीता के साथ वो शादी करके शहर आ जाता है। गाड़ी में घबराई हुई सुनीता कहती है, अजी मुझे अजीब सा लग रहा है। वो क्या है ना, मैं कभी गांव से बाहर नहीं निकली और ससुराल भी मेरा इतना अमीर है, इतने मॉडर्न जमाने का है जैसे आपने बताया। मैं कैसे वहां ढलूंगी? तुम घबराओ मत सुनीता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यहाँ मेरे घर पर सभी मॉडर्न हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम संस्कारी हो, सुशील हो, सबका दिल जीत लोगी और मेरे पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है कार्तिक जी।
कुछ देर बाद जब दोनों घर पर पहुंच जाते हैं तो गले में वरमाला देखकर वैशाली कहती है, कार्तिक भैया आप आ गए। आपके साथ ये गवार घूंघट में कौन है? हु इज शी? वैशाली, इस तरह मजाक मुझे पसंद नहीं है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शी इज योर सिस्टर इन लॉ। हिंदी में कह दो तो तुम्हारी भाभी है जिनसे मैंने शादी कर ली है। मॉडर्न सास और बहू आकर कहती है, What are you saying बेटा? तुमने हमें बिना बताए इस गवार लड़की से शादी कर ली? इसे तो देखकर ही कह सकती हूँ कि तुम इसे कहीं हिल स्टेशन से उठाकर लाए हो। मॉम इज राइट। माँ, आप मेरी पत्नी को ऐसे मत कहिए। गंवार नहीं है, वो 10वीं पास है। हाँ, वो एक गांव की लड़की है, बहुत सुंदर है, सुशील है और संस्कारी भी है। वो तो इसका घूंघट देखकर ही पता चल गया। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बहू लाया है तू। कब से मुझे एक संस्कारी बहू की तलाश थी। तभी कार्तिक और सुनीता अखिलेश के पैर छूते हैं। वो उन्हें आशीर्वाद देता है। मालती के पैर वो छूती है तो मालती कहती है, ओह गॉड, आई कांट बिलीव मेरे घर में एक गवार बहू आई है। आई डोंट थिंक सो कि ये हमारी तरह ऐसे कपड़े पहनेगी। देखो तो कैसे पैरों में पड़ गई है। लिसन, यू नहीं बहू रानी, यहाँ किसी का पैर छूने की जरूरत नहीं है। अब मेरे बेटे की वाइफ बन गई हो तो वेलकम। ओके देवरानी जी, स्वागत है आपका हमारे इस महल में। इतना बड़ा महल तो तुमने कभी देखा नहीं होगा। छोटा सा घर होगा ना गांव में। ऑब्वियसली भाभी। तुम सब लोगों को क्या हो गया है? बहू रानी का गृह प्रवेश कर दो। कैटरीना बहू, गृह प्रवेश करो। तभी बड़ी जेठानी कैटरीना अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करती है। अखिलेश बहुत खुश था। अगले दिन सुनीता सुबह सुबह घर की सफाई कर लेती है, फिर पूजा करती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर घर के सदस्य उठकर आते हैं। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। बरसों बाद मैंने इतनी अच्छी सुबह महसूस की है। ये क्या बोल रही हो तुम? मतलब हमारे होने से तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा? अरे इसके शोर करने से मेरी नींद खुल गई, और मेरी भी। माँ जी, सुबह उठकर पूजा करने से मन में शांति आती है और दिन अच्छा बीतता है। आप सब जल्दी तैयार होकर नाश्ते के लिए आ जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ देर बाद जब सब खाना खाते हैं तो कैटरीना के हाथ से दाल गिर जाती है और वो कहती है, रॉबर्ट, मिली, ये सारे नौकर कहाँ मर गए? जेठानी जी, यहाँ पर कोई भी नौकर नहीं है। मैंने उन सबको सुबह ही भेज दिया और सारा खाना खुद तैयार किया है। इसे मैं साफ कर देती हूँ। आर यू मैड? अमीर घर की बहू हो, थोड़ा मॉडर्न बनो। क्या गवार देहाती की तरह 6 मीटर की साड़ी लपेट ली है? हमारी तरह ड्रेस पहनो। हाँ, तुम्हें यही सब पहनना पड़ेगा। माफ कीजिएगा माँ जी, जेठानी जी, लेकिन मैं अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकती। इतना भी क्या मॉडर्न बनना कि बदन का आधा हिस्सा यूं ही दिखे। खूबसूरती इन कपड़ों में झलकती है। आप जब साड़ी पहनोगी तो यकीन मानिए बेहद खूबसूरत लगेंगी। हाँ माँ, आप दोनों इसे अपने जैसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? वो जैसी है उसे रहने दीजिए। ओह गॉड, मेरे इनोसेंट बेटे, तूने क्यों देहाती लड़की से शादी कर ली? अगर हम ऐसी साड़ी लपेटकर किटी पार्टी में जाएंगे तो सारी लेडीज हम पर हंसेंगी। कुछ सीखो बहू से तुम दोनों तीनों। कितनी आज्ञाकारी, सर्वगुण संपन्न है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें खुद सीखना चाहिए। और बहू, बड़े सालों बाद मैंने ये गांव वाला खाना खाया है, लिट्टी चोखा। ये लो तुम्हारा शगुन। शुक्रिया पापा जी। इस तरह घर की औरतों को छोड़कर सब सुनीता से बेहद खुश हैं। कुछ ही दिनों में वो अपने ससुराल की जिम्मेदारी अकेले संभाल लेती है। लेकिन मालती, वैशाली, कैटरीना तीनों सुनीता से बहुत चिढ़ती थी, इसलिए वो उसे ज्यादा काम देकर परेशान करने लगती है। धीरे धीरे उनका अत्याचार सुनीता पर बढ़ता जाता है। एक बार तो तीनों मॉडर्न, मालती, कैटरीना, वैशाली किटी पार्टी में सुनीता को गंवार कहकर बेइज्जत कर देती है। अब खड़ी क्या है? जा यहाँ से गंवार कहीं की। आंखों में आंसू लिए सुनीता कमरे में जाकर रोने लगती है। एक दिन चारों सास बहू ननद मार्केट गए थे। तभी वैशाली पीछे रह जाती है कि तभी कुछ गुंडे वैशाली के छोटे कपड़े देखकर उसे छेड़ने लगते हैं। ओहो जाने मन, बड़ी हॉट लग रही हो। पिया, अब तो आजा, शोला सा मन बह के आगे बुझा जा। बड़ी चिकनी चमेली है तुम्हारी टांगे। एक्चुअली तुम्हारे गाल भी बहुत अच्छे हैं। कौन हो तुम, बेवड़े से कहीं के? हटो मेरे रास्ते से, इडियट। वैशाली उन्हें हटने को कहती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर छेड़ने लगते हैं। तभी कैटरीना और मालती उसे बचाने जाते हैं कि तभी वो दोनों भी उन गुंडों के लपेटे में आ जाती है। तभी डंडा उठाकर सुनीता एक बार में उन बदमाश गुंडों की पिटाई करती है। इतना मारती है कि वो दोनों माफी मांगकर वहां से भाग जाते हैं। तभी सुनीता कहती है,
भागकर कहाँ जा रहे हो निकम्मो? तुम्हें तो मैं जेल की हवा खिलाऊंगी। माँ जी, जेठानी जी, ननद जी, आप तीनों ठीक तो है ना? अच्छा हुआ बहू, तूने हम तीनों को आकर बचा लिया। मानना पड़ेगा तुझे, तुझ में कुछ तो बात है। शुक्रिया भाभी, आपने हम तीनों को बचा लिया। इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे अपने हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगी, अगर आप तीनों ऐसे कपड़े नहीं पहनते तो आज आपके साथ ऐसा नहीं होता। हमारे कपड़ों से ही हमारी संस्कृति है। मॉडर्न हमें विचारों से होना चाहिए, कपड़ों से नहीं। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, अब से हम तुम्हारी तरह साड़ी ही पहनेंगे। इस तरह तीनों मॉडर्न बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद तीनों सुनीता की तरह संस्कारी कपड़े पहनकर अपने घर को संभालती हैं और किटी पार्टी करना छोड़ देती हैं। और इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।